मेरा नाम अर्पिता है और मेरी उम्र 24 साल है। मेरे पति दूसरे शहर जा रहे थे जब उन्होंने मुझसे खासकर कहा कि मेरे छोटे भाई का ख्याल रखना, वह सिर्फ 12 साल का है। मैं मान गई। अब मैं उसे रोज स्कूल छोड़ने और लेने जाती और रात को वह मेरे ही कमरे में सोता। एक दिन जब मैं उसे स्कूल छोड़ने गई तो उसकी टीचर से मुलाकात हुई। मुझे देखकर डर लग गया क्योंकि वह मेरा पुराना प्रेमी था। मैं घर वापस तो आ गई लेकिन यह बात मेरे देवर को पता चल गई और वह मुझे बार बार ब्लैकमेल करने लगा कि वह मेरे पति को बता देगा अगर मैंने उसकी इच्छा पूरी नहीं की। मैं समझी कि वह मुझसे पैसे मांगेगा या फिर कुछ और, लेकिन मेरी जान निकल गई जब उसने मुझसे कहा। मेरी शादी को अभी चौथा महीना ही हुआ था। जिंदगी बहुत हंसी खुशी से गुजर रही थी। हमारे घर में हम सिर्फ 3 लोग थे, मैं, मेरा पति और मेरा देवर। एक दिन मेरे पति को जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे भाई का ख्याल रखना। मैंने अपने प्यार का इम्तिहान दिया और अपने देवर का बहुत ख्याल रखा क्योंकि वह बच्चा था और मुझे शुरू से बच्चों से बहुत प्यार था। मैं उसे खुद स्कूल छोड़ने जाती और छुट्टी के वक्त खुद ही उसे लेकर आती। स्कूल मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था। मुझे आने और जाने में बस 20 मिनट ही लगते थे। लेकिन मैं इस बात से हैरान थी कि वह बड़ा हो रहा है, लेकिन मेरे पति को ना जाने क्या परेशानी थी। वह यह बात समझते ही नहीं थे कि उनके भाई को बड़ा हो जाना चाहिए और खुद अपना ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें किसी से कोई खतरा है, तभी वह भाई को ऐसे छुपाकर रखते हैं। लेकिन मैंने इस बात पर कोई ज्यादा बहस नहीं की। मैंने अपने पति का ख्याल रखते हुए अपने देवर का भी ख्याल रखना शुरू कर दिया जैसे मेरे पति रखते थे, जैसे वह कोई छोटा बच्चा हो। एक दिन जब मैं उसे स्कूल छोड़ने गई तो एक स्मार्ट आदमी स्कूल में जा रहा था। उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि वह मेरा पुराना प्रेमी था। लेकिन यह कैसे हो सकता है? यह यहाँ कैसे? वह तो मर चुका था कुछ साल पहले। फिर यह यहाँ कैसे और वह भी जिंदा सही सलामत मेरे सामने खड़ा है? मैं तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। यह सब कैसे हो गया? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी और उसकी मुलाकात यह बीच रास्ते में हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वह तो मर चुका था। मैं और मेरे देवर अमन को लेकर घर आ गई। जब मैं घर आई तो मेरे पसीने छूट रहे थे। अमन मेरे पास आया और पूछने लगा कि भाभी, तुम्हें क्या हुआ है? जब मुझसे पूछ रहा था तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मैंने जल्दी से अपना चेहरा नीचे कर लिया ताकि उसे मेरे राज का पता नहीं चल जाए। वह अभी तक मेरे पास ही खड़ा था। उसने मुझे पानी दिया। मैंने उसके हाथ से पानी का गिलास ले लिया, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरे हाथ से गिलास गिर गया क्योंकि अमन के देखने का अंदाज ऐसा नहीं था कि मैं समझूं कि वह 12 साल का लड़का है। वह बहुत ही ज्यादा प्यासे नजरों से मुझे देख रहा था। मैं इतनी ज्यादा बेचैन हो गई थी कि मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और अपने कमरे की कुंडी लगा दी। मैं बेड पर बैठी हुई थी तो मेरे शरीर ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं बहुत बुरी तरह से कांप रही हूँ। मेरे लिए यह बात बर्दाश्त के बाहर थी कि मैं एक 12 साल के लड़के से इस कदर डर गई हूँ। लेकिन मैं क्यों डर रही हूँ? मैंने कोई जुर्म नहीं किया कि मैं इस तरह से डरूं। मैंने अपने दिल में खुद ही सोचा और फिर खुद ही अपने दिमाग से डर निकालकर फेंक दिया। फिर यह सोच मुझे परेशान करने लगी कि आखिर क्यों मैं उससे इतना घबरा रही हूँ। मैंने अपने दिल को थोड़ी तसल्ली दी और फिर मैं कमरे से बाहर निकल गई। अमन भी घर से बाहर निकल चुका था। मैंने हिम्मत की और घर के कामों में लग गई। अब घर में जब 2 ही लोग हैं तो क्या ही काम होगा। मैंने अपने अतीत की एक बात याद की और सोचा कि मेरे पिता सही कहते थे कि जहां पर सिर्फ 2 लड़के हो उस घर में अपनी बेटी की शादी कभी मत करो। लेकिन मेरी माँ ने उनकी एक न मानी और मेरी शादी यहाँ कर दी। अब मुझे अपने पापा की बातें बहुत याद आती है कि काश पापा की इस बात को उस वक्त किसी ने समझ लिया होता तो आज हालात बिल्कुल अलग होते। मेरी शादी जब मोहन से हुई तो वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे और अब भी रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, घर के हालात को देखते हुए उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से उन्होंने पहली वाली नौकरी छोड़ दी और अब उन्होंने दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। ज्वाइन किए कुछ ही दिन हुए थे और उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ा। पहले तो मैंने उनसे कहा था कि जाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि जाना बहुत जरूरी है क्योंकि यह मेरी पक्की नौकरी है। मैंने उन्हें मना नहीं किया। अब तो मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं है जो उन्हें अपने पास बुला लूं। भाभी और बहनें सब अपने अपने घरों में बिजी थीं।
अब मैं किसे अपने पास बुलाती। इसलिए मैं चुप रहकर अपने पति का इंतजार करने लगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वह कुछ दिन शहर से बाहर गुजारेंगे तो मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी। एक दिन जब मैं अपने देवर को स्कूल छोड़ने गई तो वह वहीं खड़ा था और मुझे देख रहा था। यह बात मेरे देवर ने नोट कर ली थी। मैं जल्दी से स्कूल के अंदर गई क्योंकि आज मेरे देवर के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। अब उसके साथ तो माता पिता नहीं थे, इसलिए मैं उसकी माँ की जगह वहां गई। जैसे ही मैं रूम के अंदर गई, वह मेरे सामने बैठा हुआ था। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह जल्दी से खड़ा हो गया। उसके चेहरे की मुस्कान वही थी जो कुछ साल पहले थी। सब कुछ वैसा ही था, वह बिल्कुल भी नहीं बदला था, सिवाय इसके कि अब उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। वह बचपन अब नहीं था। मैंने जल्दी से चेहरा नीचे कर लिया, लेकिन शायद देर हो चुकी थी। वह पता नहीं कितनी देर तक मुझे ऐसे ही देखता रहा। तभी किसी ने उसे सर कहकर उसका ध्यान मेरी तरफ से हटाया। उसने कहा, सर, यह मेरी भाभी है, अमन ने मेरा इंट्रो करवाया। वह बहुत इज्जत के साथ मुझसे बात करने लगा। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। पता नहीं क्यों मैं फिर अपने अतीत में चली गई थी। अमन ने उसकी नज़रों से पता नहीं क्या समझ लिया था। मैंने बस थोड़ी बात की और फिर अमन से कहा कि अब घर चलो, घर में काफी काम है। लेकिन पता नहीं कब उसके सर ने हमारे लिए खाने पीने का सामान मंगा लिया। अमन खाता जा रहा था और कहता जा रहा था, भाभी, आप मेरे साथ रोज आया करें। सर ने आज बहुत मौज करवा दी है। मैंने हिम्मत करते हुए सिर्फ 2 निवाले लिए और फिर उठकर बाहर आ गई। अमन काफी देर के बाद बाहर आया। उससे पहले उसका वही सर मेरे पीछे आ गया था। मैं तो खुद को पहले ही बचाती हुई आ रही थी। मैंने जल्दी से ऑटो में बैठकर अमन को इशारा किया जो अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। हम लोग घर वापस आ गए। घबराहट की वजह से मुझे सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी। अमन घर आ गया और कहने लगा, अच्छा तो भाभी, क्या चक्कर था इस बात का? मैंने उससे कहा, क्या बात है अमन, किस बारे में बात कर रहे हो? उसने कहा, अरे, मैं तो सर हर्ष के बारे में बात कर रहा था। कितने अच्छे हैं ना, आप उन्हें पहले से जानती है, ऐ ना? मैंने कहा, नहीं, मैं तो उन्हें नहीं जानती। मेरा तो उनसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अमन बोला, अच्छा, भाभी रिलैक्स, क्यों इतनी ज्यादा घबरा रही है? मैंने कहा, मैं तुम्हारे भाई की वजह से परेशान हूँ। पता नहीं वह कब वापस आएंगे, और हाथ में पड़े गिलास की थरथराहट महसूस हो रही थी। बात करने के बाद वह मुझ पर ताने कसते हुए हंसा और कहने लगा, भाई यहाँ नहीं है तो क्या, सर हर्ष तो है ना? उसने ऐसा इसलिए कहा था कि मैं यह समझ सकूं कि वह हर बात जान चुका है। मैं इतनी ज्यादा डर गई थी कि मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, भगवान के लिए किसी को भी मत बताना। तो वह मुझसे कहने लगा, यह तो मुझ पर है कि मैं इस बात को कब तक अपने दिमाग में रखता हूँ। लेकिन भाभी, आपको देखकर लगता नहीं कि आप इस कदर किसी परेशानी में हैं। मैं तो आपको बहुत सीधी सादी समझता था। मैंने कहा, अमन, भगवान के लिए किसी को मत बताना। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मैंने सोचा कि वह मुझसे पैसे मांगेगा या कोई कीमती चीज, इसलिए मैं तैयार थी। अमन ने कहा, जी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा, आज ही बता दो, क्योंकि मैं और देर नहीं करना चाहती। आज बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। परसों तुम्हें जरूर बता दूंगा या कल। आप इतनी बेचैन ना हो। यह कहकर वह बाहर चला गया और मुझे पूरी रात के लिए टेंशन में छोड़ गया। मैंने हिम्मत की और अपने काम किए। इसी पल मोहन की कॉल आ गई और मेरा जिस्म बहुत बुरी तरीके से कांपने लगा। मुझे लगा कि शायद अमन ने उसे सब कुछ बता दिया। बहुत देर रिंग बजने के बाद मैंने कॉल नहीं उठाई और वह बंद हो गया। अमन पूरा दिन बाहर घूमने के बाद घर वापस आया। मैं उसका इंतजार कर रही थी। वह मुझसे कहने लगा, भाभी, शर्त मैं आपको परसों ही बताऊंगा और मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खा लिया है, इसलिए आप जाकर अपने कमरे में सो जाएं। भाई कल या परसों आ जाएंगे। उसके एक्सप्रेशन से मैं उसकी उम्र और स्वभाव का अंदाजा करने लगी। मैं अपने कमरे में चली गई। रात भर टेंशन में रही। न मैं ढंग से खा सकी, न पी सकी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि साथ वाले कमरे में कोई बात कर रहा है। हमारे घर में सारे कमरे बराबर बराबर थे। मुझे आवाज पहले से ज्यादा आने लगी तो मैंने अपने कमरे की दीवार के सुराख से बातें सुनने की कोशिश की।
मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई क्योंकि साथ वाले कमरे में मेरा देवर एक औरत के साथ बैठा हुआ था। वह औरत उसके बहुत करीब थी और वह उसके कान में बार बार कुछ कह रहा था। यह सिलसिला काफी देर तक चला। पहले तो मेरा दिल किया कि अभी जाकर उसका हाथ पकड़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मारूं, लेकिन फिर अगले ही पल मुझे यह सोच परेशान करने लगी कि अमन बहुत चालाक है। यह ना हो कि मेरे जाने से पहले वह उस औरत को कहीं छुपा दे और फिर अपने किए को माने ही नहीं। इसलिए मैंने 1-2 दिन इंतजार करने का सोचा। मैंने सोचा कि अगर इसे दोबारा इस हालत में देखा तो फिर मैं इसे माफ नहीं करूंगी। यह रात बहुत मुश्किल से गुजरी। कल गुड फ्राइडे था, इसलिए उसे स्कूल नहीं जाना था। उसकी स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए मैं भी बेफिक्र होकर सोई रही। लेकिन जैसे ही मुझे याद आया, मैं जल्दी से उठी और जाकर अमन को जगाया। वह उठ गया और कहने लगा, भाभी, कम से कम छुट्टी वाले दिन तो मुझे आराम से सोने दिया करें। मैंने कहा, मैं गरम गरम नाश्ता बनाने जा रही हूँ, तुम भी खा लो। वह मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा, फिर भी मुझसे बिना कुछ कहे ही मेरे पीछे पीछे किचन में आ गया। वह टूल पर बैठा और नाश्ता करने लगा। मैंने उससे कहा, क्या बात है, रात भर सोए नहीं हो क्या? मैंने तो एक सामान्य बात की थी, लेकिन वह मेरी बात का गलत मतलब ले गया और कहने लगा, भाभी, रात को जागना तो आपका काम है। मैं भला मासूम सा बच्चा क्या करूंगा रात को जागकर? उसकी इस बात पर मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गई और फिर कोई बात नहीं की। वह मजे से नाश्ता करने लगा। जब पेट भर गया तो कहने लगा, भाभी, मेरी बात सुनो। आप यूं ही ना डर जाया करें। बहुत अच्छी हैं आप मेरी शर्त सुन लीजिए। मैं एक ही शर्त पर भाई को यह बात नहीं बताऊंगा। इसके बाद अमन ने मुझसे जो कहा, वह सुनने की हिम्मत मैं कहाँ से लाई, यह तो भगवान ही जानता है। मैंने कहा, अमन, तुम्हें शर्म नहीं आती? यह बात कहते हुए मेरी आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे। मैं लगातार उसे देखे जा रही थी, शायद वह अपनी कही बात पर शर्मिंदा हो जाए। लेकिन अमन ने कहा, भाभी, आपने मेरी बात नहीं मानी तो आप खुद इसकी जिम्मेदार होंगी। यह तो बिल्कुल वही बात हुई, जैसे आगे कुआं और पीछे खाई। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो भी फंसती हूँ और अगर मान लेती हूँ तो भी मैं ही मरती हूँ। इसलिए बहुत सोचने समझने के बाद मैंने यह सोच लिया कि ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। बेशुमार आंसू मेरी आंखों से बहते हुए मेरे गालों पर गिरे और मैं यही कह रही थी कि भगवान मेरी मदद कर दे। मैं किचन के स्टूल पर बैठी सोचती रही कि आखिर मैं क्या करूं, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं सकी और फिर मेरा खाना भी जल गया। न मैं नाश्ता कर सकी और न कुछ और। मैं बस किचन में बैठी रोती रही। अमन कहीं बाहर जा चुका था। मेरे दिल से उसके लिए नफरत ही निकल रही थी कि इतना सा लड़का मेरे दिन रात के चैन सुकून का कितना बड़ा दुश्मन बन चुका है। भगवान उसे अक्ल दे। अमन अभी कुछ ही देर बाहर गया था कि वह वापस आ गया और आकर कहने लगा, भाभी, आपने क्या सोचा है? मैंने कहा, अमन, यह सब तुम क्या कर रहे हो? किस बात का बदला तुम मुझसे ले रहे हो? अमन बोला, भाभी, आखिर किस बात का बदला मुझे आपसे लेना है? आप तो मेरी माँ जैसी है, और फिर भला अपनी माँ को कौन तंग करता है? उसकी एक एक बात से ताने झलक रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि उसका मुंह नोच कर रख दूं, उसके गालों पर इतने थप्पड़ मारूं कि उसे होश आ जाए। लेकिन फिर उसने कहा, भाभी, फिर आज रात को तैयार रहना, मैं आपका इंतजार करूंगा। भगवान, मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? मैं तो सिर्फ यह प्रार्थना कर रही थी कि भगवान दिन को और बड़ा कर दे, रात कभी ना आए, क्योंकि इस रात में तो मुझे अपने मुंह पर काला पर्दा डालना पड़ेगा। मैं चुपचाप बैठी रही और देखा कि दिन ढलने लगा, यानी रात होने में कुछ ही देर बाकी है। मतलब कि मेरी मौत आने में कुछ ही देर बाकी है। देखते ही देखते रात के 9 बज गए और मैं खाना बनाने लगी। खाना बनाकर मैं नहा धोकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। मैं अभी प्रार्थना शुरू ही की थी कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। लेकिन मैंने दरवाजे पर होने वाली दस्तक की परवाह किए बिना ही पूजा को जारी रखा। दस्तक होती रही, लेकिन मैं इस पाप से बचने के लिए भगवान के सामने ही खड़ी रही। अब दरवाजे पर दस्तक रुक चुकी थी और मैं पूजा भी कर चुकी थी। तभी मुझे बाहर वाला दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं तेजी से उठी और अपने कमरे की कुंडी लगा दी। दरवाजे पर अमन ही था। उसके पास घर की डुप्लीकेट चाबी होती थी, इसलिए वह घर में आ चुका था। उसने मेरे दरवाजे पर खूब खटखटाया, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। बस उसकी आवाज़ आई, भाभी, आप अपने लिए खुद मुसीबत इकट्ठा कर रही है। आपको खुद एहसास नहीं है?
तो कोई आपका एहसास किस तरह से करेगा। वह काफी देर तक दरवाजे पर खड़ा होकर बोलता रहा, फिर चला गया। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि आज की रात दरवाज़ा नहीं खोलूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने पूरी रात सुकून से सोकर गुजारी। सुबह उठते ही मैं किचन में गई और अमन से कहा, आज तुम खुद ही स्कूल चले जाओ क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं। वह मेरे मुंह की तरफ देख रहा था, उसने मुझसे एक भी शब्द नहीं कहा, बस अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकल गया। लेकिन मैं कुछ ही देर बाद रास्ता बदलकर उसके पीछे ही चल दी, क्योंकि मैं भी देखना चाहती थी कि यह किन कामों में पड़ा हुआ है और उसकी जान पहचान किन लोगों से है। क्योंकि उसकी जितनी उम्र थी, उससे तो बहुत बड़े काम वह कर रहा था। मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसे पता नहीं था कि मैं उसके पीछे आ रही हूँ। मैं रास्तों को बदल बदल कर चल रही थी। जब मैं उसके स्कूल पहुंची तो मैंने गार्ड से पूछा कि अमन स्कूल पहुंच गया है। उसने कहा, हाँ, वह तो पहुंच गया है। मैं थोड़ा राहत की सांस लेते हुए घर की तरफ लौट आई। जब मैं घर लौट रही थी तो सर हर्ष मुझे रास्ते में मिले और मुझसे कहने लगे, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वह मुझसे नाराज थे और मेरी तरफ लगातार देख रहे थे। मैंने पहले तो तेज तेज चलना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसे लगातार अपने पीछे आते देखा तो मैं एक जगह रुक गई और कहा, अगर अतीत नहीं बुलाया जाता तो उस वक्त तुम्हें गायब नहीं होना था। और अब जब मैं अपने घर में बहुत खुश हूं, तो तुम मुझसे ये सब बातें क्यों करवाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे यह सब करने से मैं अतीत में चली जाऊंगी? तो ऐसा कभी नहीं होगा। यह तुम्हारी भूल है। मैंने उसे सुनाकर और तेजी से चलती हुई अपने घर की तरफ बढ़ गई। जब मैं घर पहुंची तो दरवाजे पर ताला नहीं था। मैं अंदर गई तो देखा मोहन खड़े थे, लेकिन वह हमेशा की तरह मुस्कुरा नहीं रहे थे। वह थके हुए थे। मैं एकदम से उनके सीने से लग गई, लेकिन उन्होंने मुझे एक तरफ करके कमरे में चले गए। उनके इस व्यवहार से मैं बहुत परेशान हो गई। अचानक यह सब क्यों हो रहा है? मैंने सोचा, कहीं अमन ने उन्हें कुछ गलत तो नहीं बता दिया। जब मोहन बाहर निकले तो मैंने उनसे कहा, मैं नाश्ता बना चुकी हूँ, आ जाओ खा लो। उन्होंने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं नाश्ता करके आया हूँ। मैंने उनके करीब जाकर पूछा, मोहन, कुछ हुआ है क्या? वह मुझसे कहने लगे, नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द बहुत कुछ होने वाला है। तुम जाओ, मौज करो। मैं टिप टिप रोने लगी और सोचने लगी कि भगवान किसी भी तरह मेरे अतीत से मेरा पीछा छुड़वा दे। मुझे नहीं पता कि मेरे कौन कौन से पाप इतने बड़े हैं जिनकी वजह से मुझे ऐसी सजा मिल रही है। अमन के आने पर मोहन का मूड ठीक था और वह उससे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मेरे दिल में अमन के लिए बहुत ज्यादा नफरत भर चुकी थी। यह लड़का मेरे लिए बहुत बड़ा बवाल बन चुका था। मोहन ने मुझसे कहा कि अब मैं आ गया हूँ, तो कुछ दिन के लिए अच्छा रहेगा कि तुम अपनी मम्मी के यहाँ पर हो आओ। मैंने कहा, लेकिन मैं क्यों जाऊं? अभी तो आप घर वापस आए हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तभी शाम को मेरे घर से कॉल आ गई कि छोटी भाभी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मुझे जल्दी से वहां जाना होगा। मोहन मुझे मम्मी के घर के बाहर उतारकर वापस आ गए। जब मैं घर पहुंची तो देखा सामने सोफे पर हर्ष बैठा हुआ था। उसने मुझे नहीं देखा था, इसलिए मैं दौड़कर भाभी के कमरे में चली गई। भाभी बिल्कुल ठीक बैठी थीं और मुस्कुरा रही थीं। मैंने कहा, यह क्या भाभी, आप तो ठीक है, फिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? भाभी ने कहा, अरे, यहाँ आओ तो सही। यह जो आदमी बाहर बैठा है, वह तुम्हारी बहन के रिश्ते के लिए आया है। मैंने उसे यहीं बुला लिया ताकि तुम्हारे भाई से मिल सके और बातें कर सके। उसके माता पिता नहीं है और उसे सब कुछ खुद ही करना है। भाभी बहुत खुश होकर बता रही थीं। मैं उनके मुंह की तरफ देख रही थी। मैंने नाराजगी से कहा, अगर आपको इसे रिश्ता करना था तो मुझे झूठ बोलकर यहाँ क्यों बुलाया? मैं सच में भाभी से नाराज हो गई थी और कोई बात नहीं कर रही थी। वह मुझे मनाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन मैं मुंह फुलाकर बैठ गई। कुछ देर बाद भाई ने कहा, खाना लगाओ। मैंने मन मारकर खाना लगाया और उसे भी साथ में खाना पड़ा। हर्ष की नजरें लगातार मुझे ही देख रही थीं, जिसे मैं बहुत परेशान हो गई थी। खाना खाते समय अमन और मोहन भी वहां आ गए। अमन ने आते ही कहा, यह तो बड़ी पार्टी हो रही है, वह भी हमारे बिना। अमन ने आते ही पनीर उठाया और खाते हुए कहा। जब यह दोनों आए तो हर्ष वॉशरूम में चला गया था, लेकिन अमन उसे देख चुका था और इंतजार कर रहा था। लेकिन हर्ष जा चुका था, उसे कोई जरूरी काम था। मोहन और अमन को भाई ने नहीं बुलाया था।
वह सबको सरप्राइज दे रहे थे। मेरी जान पर बनी हुई थी। अमन और मोहन वापस चले गए और मोहन ने मुझसे कहा कि मैं अगले कुछ दिन यहीं रहूं। मैंने कुछ दिन वहीं बिताए और भाभी के साथ शॉपिंग करती रही। भाभी की हर बात हर्ष से शुरू होती और हर्ष पर ही खत्म होती, क्योंकि वह बहुत खुश थीं और तारीफ करती रहती थीं। एक दिन हम शॉपिंग कर रहे थे तो भाभी को याद आया कि साड़ी का मैचिंग ब्लाउज दुकान पर ही छूट गया है। मेरे पास बहुत सारा सामान था, इसलिए मैंने वहीं एक साइड में बैठ गई और भाभी से कहा कि आप जाकर ले आएं। भाभी चली गईं और मैं वहीं बैठी रही। तभी मुझे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने देखा, वह हर्ष था। मैंने उससे कहा, तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? क्या चाहते हो? वह कहने लगा, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा? तुमने क्यों अपने आप को ऐसे डर में बंद कर लिया है कि जहां तुम हो वही परेशानियां हैं? वह मुझे बहुत हैरत से यह सवाल पूछ रहा था। न जाने कब के रुके हुए आंसू मेरे उसके यह पूछने पर छलक पड़े। वह आगे बढ़ा और मुझे टिश्यू दिया। मुझे पता नहीं कि मैंने किस अंदाज से वह टिश्यू पकड़ा और फिर अपने आंसू साफ किए। कुछ देर में भाभी भी आ गईं। मुझे नहीं पता उन्होंने देखा कि नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ सवाल नहीं किए। चुपचाप मेरी तरफ देखती रहीं। मेरी सूजी हुई नाक और आंखें उन्हें बहुत कुछ बता रही थीं। भाभी ने मुझसे बहुत प्यार से पूछा, क्या हुआ है? मैंने बहुत शांति से जवाब दिया, मम्मी पापा की बहुत ज्यादा याद आ रही है। उन्होंने मुझे गले से लगाया और अपने साथ लेकर चल पड़ी। आज की शॉपिंग इतनी ही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जब हम लोग घर पहुंचे तो भाई की ऊंची आवाज में बात करने की आवाज आ रही थी, जैसे कि वह किसी से लड़ाई कर रहे हों। हम लोग एकदम अंदर गए तो अंदर मोहन बैठे हुए थे और वह मेरे ही बारे में कुछ उल्टा सीधा कह रहे थे। वह कह रहे थे कि मैं कोई आवारा लड़की हूं जो मॉल और रेस्टोरेंट में लड़कों से मिलती रहती हूं। भाई से यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और वह मेरी तरफ बढ़े और पूछने लगे, यह सब क्या है, बच्चा? भाई हमेशा मुझे बच्चा कहकर ही बुलाते थे। मोहन ने कहा, अरे यह क्या बताएगी? हमारी तो किस्मत ही खराब थी जो हमने इसे अपने घर में जगह दी। अब इसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैंने जब मोहन की यह बात सुनी तो भाई से कहा, अभी इसी वक्त आप हर्ष और अमन को फोन करके बुलाएं। भाई ने तुरंत कॉल किया और दोनों को बुलाया। वह कुछ ही देर में वहां आ गए। जैसे ही हर्ष घर में आए, उनकी नज़र मोहन पर पड़ी। जब मोहन ने हर्ष को देखा तो दोनों के आंसू एकदम छलक पड़े। मोहन आगे बढ़े और हर्ष को गले से लगा लिया। मोहन ने कहा, यह तो मेरा भाई है जो कुछ साल पहले कहीं गायब हो गया था और अब यह यहाँ आ गया। दोनों भाई अतीत में चले गए। हर्ष कहने लगे, जब मम्मी का देहांत हुआ तब मैं आर्मी ज्वाइन कर चुका था। आर्मी वालों की नौकरी ऐसी ही होती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। जब एक दिन मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई तो मुझे बॉर्डर के पास तैनात कर दिया गया। वहाँ अलर्ट का निशान लगा हुआ था, लेकिन मुझे रात के अंधेरे में पता नहीं चला और मैंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। फिर मैं दूसरे देश की कैद में पड़ गया। वहाँ 5 साल रहा। वहाँ के 5 साल मेरे लिए 500 साल के बराबर थे क्योंकि बहुत ही ज्यादा बुरी हालत थी। रोज जुल्म होते थे। मैंने अपनी चैन उतार कर एक दोस्त को दी कि अगर मैं मर गया तो यह मेरे देश पहुंचा दें। मुश्किल ये हुई कि मुझसे पहले वह वहीं पर मर गया और बस अखबार में उसकी चैन को बहुत जूम करके दिखाया गया। मेरे घर वालों ने जब यह खबर पढ़ी तो उन्होंने मान लिया कि मैं मर गया हूँ। हमारे चाचा और ताऊ तो बहुत खुश थे कि चलो एक बेटा तो गया, अब सारी जायदाद के वारिस हम होंगे। इसलिए मैं किसी के सामने नहीं आया। मेरे पापा ने बॉर्डर के पास ही डेरा लगा लिया क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं जिंदा हूं और उनकी दुआओं ने मुझे जिंदा रखा। जब मैं वहां से निकला तो मेरे पापा वही बॉर्डर के पास एक झुग्गी में रहते थे। उनका हुलिया अभी तक ऐसा ही था कि मैं उनको एक नज़र में पहचान सकता था। जब वह मेरे पास आए तो मैं उन्हें अपने साथ ही घर ले आया। इतने साल जेल में रहने के बाद और इतना जुल्म सहने के बाद अपने घर का पता पूरी तरह से भूल चुका था और पापा की भी याददाश्त कम हो गई थी। फिर मैं भटकते हुए वापस अपने शहर में आ गया, जहां मैंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। वहां मैंने अमन को देखा। वह मेरे कैद के दौरान बहुत छोटा था, लेकिन उसके गाल पर यह लाल निशान उसकी पहचान बन गया और मैंने उसे पहचान लिया। फिर मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने मुझसे कहा कि वह मुझे हर सूरत में अपने साथ घर लेकर जाएगा। एक दिन मैंने भाभी को देखा तो कॉलेज का वक्त याद आ गया, जब हम एक दूसरे को पसंद करते थे। अमन ने कहा कि यही मुझे अपने साथ घर ले जा सकती है। मैंने उससे मेल मिलाप बढ़ाने की कोशिश की,
लेकिन उसने मुझे तवज्जो नहीं दी। फिर इसने अमन की भी कोई बात नहीं मानी। पापा जी भी मेरे साथ है। अचानक पिछले कमरे से पापा निकले और आते ही अपने तीनों बेटों को और मुझे गले से लगा लिया। अब हम सब बहुत खुश थे। मोहन ने सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगी थी और मैंने भी उन्हें दिल से माफ़ कर दिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।